तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 6 और 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स जो कि पीआईबी और हिंदू समरी बेस हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है अधिकरण सुधार, सुवस्थीकरण और सेवा सत्र आदेश्य 2021 ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। इसका संदर्भ है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकरण सुधार, सुवस्थीकरण और सेवा सत्र अध्यादेश 2021 ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 लागू कर दिया गया है। अध्यादेश के तहत किए गए परिवर्तन मद्रास बार एसोसिएशन मामले में पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर आधारित है। तो अध्यादेश में निम्नलिखित अधिकरण अपीलीय प्राधिकरण को वित्त अधिनियम के कायदे से बाहर किया गया है, जिसमें है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 के तहत स्थापित एयरपोर्ट अपीलीय न्यायाधिकरण, ट्रेड मार्केट अधिनियम 1999 के अंतर्गत स्थापित अपीलीय बोर्ड, आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्थापित अग्रिम आदेश प्राधिकरण अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, सिनेमेटोग्राफिक अधिनियम 1952 के तहत गठित फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण। इन 4 मामलों को बाहर किया गया है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो संविधान का प्रावधान, अधिकरण मूल्य रूप से संविधान का भाग नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से इन प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में अधिकरणों से संबंधित भाग 14A को जोड़ा गया है, जिसमें 2 अनुच्छेद शामिल किए गए, जिसमें पहला अनुच्छेद है 323A और दूसरा है 323B, जिसमें 323A ये दर्शाता है कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण लोक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा सत्रों से संबंधित विवादों को हल करने वाली अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं। और अनुच्छेद 323B ये दर्शाता है कि अन्य विषयों जैसे कि कराधान, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, विदेशी मुद्रा, आयकर और निर्यात, भूमि सुधार, खाद्य सामग्री, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, किराया और किराएदार के अधिकार आदि का समाधान करने हेतु अधिकरणों के गठन से संबंधित है। अगला टॉपिक है E9 इनिशिएटिव, जिसका संदर्भ है E9 पहल। और E9 पहल पर E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक शीघ्र ही आयोजित होने जा रही है। E9 पहल क्या है? तो E9 पहल, इस पहल का मुख्य उद्देश्य 2020 में आयोजित वैश्विक शिक्षा सम्मेलन की 3 प्राथमिकताओं, पहली है शिक्षकों को सहयोग, दूसरी है कौशल में निवेश और तीसरी है डिजिटल विभाजन को कम करना। इन तीनों में तेजी से बदलाव करके शिक्षा प्रणाली में बदलाव के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य 4 एजेंडा को आगे बढ़ाना और सुधार में तेजी लाना है। इसके प्रतिभागी है संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली इस पहल के तहत E9 देशों में 9 देशों समावेश है, जिसमें से 9 देशों के नाम है बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान। आगे चलते हैं। तो हु इज यूगर्स, इसका संदर्भ है हाल ही में जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने चीन के उइगर अल्पसंख्यकों मानवाधिकार की स्थिति के बारे में अपने चीनी समकक्ष से कड़ी चिंता व्यक्त की है। उइगर क्या है? तो उइगर अथवा उइगर चीन के उत्तर पश्चिम शिनजियांग प्रांत में निवास करने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है। उइगर चीन की तुलना में तुर्की तथा अन्य मध्य एशियाई देशों से सबसे करीबी नृजातीय संबंधित का दावा करते हैं। अगले टॉपिक है इस वर्ष वसंत काल में वनाग्नि और उनकी बारंबारता, फॉरेस्ट फायर्स इन द स्प्रिंग। भारत के जंगलों में आग लगने का खतरा कितना है? तो सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र मोस्ट वनरेबल एरियाज में शामिल किए जाते हैं। उत्तर पूर्व और मध्य भारत के क्षेत्र वनाग्नि के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील एवं असुरक्षित क्षेत्र है। अत्यधिक प्रवण क्षेत्र एक्सट्रीमली प्रोन एरियाज, असम, मिजोरम और त्रिपुरा के जंगलों को वनाग्नि के प्रति अत्यधिक प्रवण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। अति उच्च प्रवण श्रेणी वेरी हाईली प्रोन कैटेगरी
जिसमें शामिल किया गया है विस्तृत वन क्षेत्रों वाले राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश को अति उच्च प्रवण श्रेणी में शामिल किया गया है। फिर आते हैं अत्यधिक प्रवण श्रेणी, जो कि एक्सट्रीमली प्रवण कैटेगरी माना जाता है। इसमें शामिल है ओडिशा के मध्य क्षेत्रों सहित पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वनाग्नि के प्रति अत्यधिक प्रवण हॉटस्पॉट में परिवर्तित होते जा रहे हैं। अगला टॉपिक है चाइनास डिजिटल करेंसी, जिसका संदर्भ है चीन द्वारा फरवरी माह में अपनी नई डिजिटल मुद्रा के प्रायोगिक परीक्षणों का नवीनतम दौर शुरू किया गया है। खबरों के अनुसार चीन के द्वारा इस वर्ष के अंत तक फरवरी 2022 में होने वाले बीजिंग विंटर ओलंपिक से पहले इस नई डिजिटल मुद्रा को व्यापक स्तर पर शुरू करने की योजना है। अब चीनी डिजिटल मुद्रा की क्रियाविधि तो आधिकारिक तौर पर डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, डिजिटल करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के रूप में घोषित किया। डिजिटल आरएमबी अथवा रेनमिनबी चीन की मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है। ज्ञातव्य है कि रेनमिनबी या आरएमबी चीन की मुद्रा को कहा जाता है। इसे चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा अधिकृत एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड और एक्सचेंज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो चीनी डिजिटल मुद्रा की प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है यह केंद्रीय बैंक द्वारा प्रत्याभूत एक वैध मुद्रा है, ना कि कोई थर्ड पार्टी ऑपरेटर द्वारा गारंटीड भुगतान। इसमें कोई थर्ड पार्टी लेन देन नहीं होता है और इसीलिए इस पर कोई लेन देन शुल्क नहीं लगाता है। ई वॉलेट के विपरीत डिजिटल मुद्रा को इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। गैर बैंक भुगतान प्लेटफॉर्मों जिन पर उपयोगकर्ता को बैंक खातों को लिंक करने की आवश्यकता होती है के विपरीत डिजिटल मुद्रा संबंधित खातों को एक निजी पहचान संख्या के साथ खोला जा सकता है। तो यह थी चीनी डिजिटल मुद्रा की प्रमुख विशेषताएं। अगला टॉपिक है चिनाब ब्रिज, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो कि भारत में बना है। भारतीय रेलवे द्वारा चिनाब पुल का मेहराब बंदी आर्क निर्माण का कार्य पूरा किया गया है। चिनाब पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू और कश्मीर में बनाया जाने वाला विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। चिनाब पुल की लंबाई है 1315 मीटर और यह नदी तल के स्तर से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हालांकि यह पुल पेरिस में एल्फिल टावर है, उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। अगला टॉपिक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC). नवीनतम दिशा निर्देशकों के अनुसार कार्मिकों की पोस्टिंग के विभिन्न स्थानों पर सत्कर्ता इकाइयों में 2 निरंतर पोस्टिंग हो सकती है। अधिकतम 3 साल तक होता है। जिन कर्मचारियों ने एक स्थान पर 3 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया है उन्हें चरणों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जिन्होंने अधिकतम अवधि के लिए सेवा की है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक स्थान पर 5 साल से अधिक कार्य करने वाले लोगों को शीर्ष पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यदि किसी ने 3 वर्षों से अधिक समय तक एक स्थान पर सेवा की है तो अगले स्थान पर उनके कार्यालय में कटौती हो जाएगी ताकि उन्हें यह सुनिश्चित किया जा सके कि संयुक्त कार्यकाल 6 साल तक सीमित था। आगे बढ़ते तो CVC के बारे में अब थोड़ा जान लेते हैं। तो CVC सरकार ने फरवरी 1964 में श्री के संस्थानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर CVC का गठन किया था। 2003 में संसद ने CVC को वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए CVC अधिनियम बनाया। CVC का नियंत्रण किसी मंत्रालय विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। CVC को भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग और उचित कार्यवाही की सिफारिश करने पर शिकायतें मिलती हैं। अगला टॉपिक है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठबंधन है
जो कि वाशिंगटन संधि द्वारा स्थापित किया गया है। संधि जिस पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यालय इसका आया है ब्रसेल्स, बेल्जियम में, और मित्र देशों के कमांड ऑपरेशन का मुख्यालय है मॉन्स, बेल्जियम महासंगठन के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा, जो कि है कोविड-19, जो कि कोरोना वायरस के मामले में अचानक स्पाइक के साथ गुरुग्राम में पिछले एक सप्ताह में कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा की मांग तेजी से बढ़ी है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा रक्त का तरल हिस्सा है। रक्त से निकले गए कन्वेलेसेंट प्लाज्मा संक्रमण से उबरने वाले रोगियों में से संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी का एक स्रोत है। चिकित्सा उनके प्लाज्मा को उपयोग करके दूसरों को ठीक करते हैं। कोविड-19 के लिए यह उपचार के विकल्पों में से एक रहा है। दाता को पिछले लक्षणों के बाद 28 दिनों के लिए कोविड-19 और स्वस्थ का एक प्रलेखित मामला होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नेत्र। अंतरिक्ष मामले में अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले दिसंबर में बेंगलुरु में नेत्रा नाम से एक समर्पित अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। नेत्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी, ट्रैक और रक्षा करना और सभी SSA गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करना। केवल अमेरिका, रूस और यूरोप में अंतरिक्षी वस्तुओं को ट्रैक करने और टकराव की चेतावनियों को सजा करने के लिए समान सुविधा है। अब आते हैं अगला टॉपिक है लैब ऑन व्हील्स। यह दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन रीच टू स्कीम का हिस्सा है। पहियों पर प्रयोगशाला, 17 कंप्यूटर, 2 टेलीविजन, एक 3D प्रिंटर, कैमरा और सामान्य प्रिंटर के साथ एक अनुकूलित बस है जो शिक्षित व्याख्यान, ट्यूटोरियल देने के लिए और अपनी आउटरीच के भाग के रूप में स्कूल के छात्रों को पढ़ाने जाएंगे। गणित, विज्ञान और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए कार्य करेगा। यह लैब दिल्ली सरकार के स्कूलों में विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों के तहत छात्रों को विज्ञान की शिक्षा प्रदान करेगी। तो आज के वीडियो में इतने करंट अफेयर हमने कवर किए हैं और अब हम बढ़ते हैं आज के वीडियो के कुछ क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैं आप सभी को पूछने वाला हूँ और उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ए म्यांमार, बी मालदीव्स, सी नेपाल या फिर डी थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों OCI योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 1. जो किसी दूसरे देश का नागरिक है लेकिन संविधान की शुरुआत के समय या किसी भी समय भारत का नागरिक था। 2. पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यक्ति OCI योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट है? इसके ऑप्शन हैं A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, विश्व शहर संस्कृति मंच 6 महाद्वीपों में 38 शहरों का एक नेटवर्क है। BOP कंसल्टिंग वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का प्रबंधन करता है। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 और 2 दोनों, ना कि 1 ना कि 2। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बयानों में से कौन सा सही है? वैश्विक बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत एक साथ स्थापित किए गए थे। दोनों विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य लक्ष्यों के लिए यूरोपीय और एशियाई वित्त पोषण की जरूरत के लिए युद्ध के बाद पुनः निर्माण के प्रयोग निधि देशों का समर्थन किया गया। ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 और नाइदर 1 nor 2। अगला क्वेश्चन है,
साइस्क पिकोट समझौता यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच एक गुप्त समझौता था ताकि उनके प्रभाव और नियंत्रण के कौन से क्षेत्रों को विभाजित किया जा सके। ऑप्शन है ए पश्चिमी अफ्रीका, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी पश्चिमी एशिया या फिर डी उत्तरी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। SGST यह राज्य सरकार द्वारा इंट्रास्टेट बिक्री पर एकत्र किया गया कर है। IGST यह एक अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया कर है। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा बयान सही है? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 और D neither 1 nor 2। तो गाइस आज के वीडियो में हमने इतने करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।